नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड लेक्चरर्स जो है मेंस के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए वीडियो के अंत में। और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहले नंबर का क्वेश्चन जो हमारे इसमें है ये पेपर से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इतना ज़बरदस्त होगा कि आप ज़रूर कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप यूँ ना कहें कि मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाएगा वो क्वेश्चन से ज़्यादा, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे ज़्यादा दमदार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ऑलरेडी पेपर को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक अलग तरीका है, एक अलग वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन अबव लाइन्स। अब आप बोलेंगे अबव लाइन्स कौन सी हैं, तो मैं आप पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। नाउ द रिवर इज रिच बट हर वॉइस इज लो। नाउ द रिवर इज रिच, जो रिवर है वो रिच हो चुकी है, उसकी वॉइस जो है लो है। इट इज हर माइटी मजेस्टी दिस सी। तो ये लाइन्स हैं, तो इनमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नाउ द रिवर इज रिच करके। रिवर रिच हो सकती है क्या? नदी जो है वो अमीर यानी कि धनी हो सकती है? उसकी आवाज़ लो है कहा जा रहा है, यानी कि उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आप देख लीजिएगा मेटाफर क्या होता है। इसको रूपक बोला जाता है। सीधे सीधे किसी की संज्ञा दे दी जाती है, जैसे मैंने कहा यू आर लायन, आप शेर हैं करके, ठीक है। सिमिली क्या होता है? एज और लाइक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और मेटानोमी क्या होता है ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने पढ़ा होगा मेटानोमी भी, सिनेक्डकी, ये सारे आप फिगर्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉग्निटो इन द अबव स्टेंजा। जो अबव स्टेंजा यानी कि जो हमारे पास है, कहने का मतलब है, जो मैं यहाँ पे नहीं दे रखा, मैंने इससे पहले के क्वेश्चन हमने यहाँ पे उनको स्किप कर दिया है, यानी कि उनको छोड़ दिया है। अगर आपकी डिमांड होगी तो उनको भी हम लेके आएंगे। तो इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? तो इनकॉग्निटो का मतलब होता है जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन को छिपाना, अपनी पहचान को छिपाना। टू हाइड आइडेंटिटी यानी कि डिस्गाइज, वेश बदलना। आपने 12th नाइट में सुना होगा वेश कौन वेश बदलता है अपना, ये आपको बताना है। 12th नाइट यानी कि विलियम शेक्सपियर का है, जिसका सब टाइटल क्या है, व्हाट यू विल करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन डिस्गाइज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now move on to next question. Question number 16 we have. 16th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है? सॉइल होता है, सैंडस्टोन होता है, यूजफुल थिंग्स होता है, या गार्बेज होता है। इसका एंटोनिम पूछा होता तो अलग चीज़ थी, यूजफुल थिंग्स, तब हम बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो इसका सिनोनिम पर्यायवाची पूछा गया है, और जो कि क्या होता है आपको पता है, गार्बेज होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन बाय। अब देखिएगा, डिफेंस ऑफ पोएट्री से रिलेटेड हम यहाँ पे कंपेयर भी कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे साथी आधा अधूरा सुन के फिर सीधे कमेंट करने लग जाते हैं। मैं चीज़ों को कंपेयर करते हुए चलता हूँ। एक पॉइंट लेके अगर हम रट्टा मारते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे हमें बेनिफिट होगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश, सो यू विल हैव टू कंपेयर द थिंग्स को कंपेयर भी करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को लर्न करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। डिफेंस ऑफ पोएट्री किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन। तो डिफेंस ऑफ पोएट्री जो लिखा गया है वो तो लिखा गया है पीवी शैले के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पर्सी बेसी शैले के द्वारा लिखा गया है। फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो कंपेयर हम क्या करेंगे देखिए। जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, एक लिखा था द डिफेंस ऑफ पोएजी। क्या लिखा था? अ की जगह द था।
ध्यान दीजिएगा, अ की जगह द था और पोएट्री की जगह था पोएजी। और ये किसने किया था? ये वर्क था द डिफेंस ऑफ पोएजी जो था, ये फिलिप सिडनी का था। किसका था? फिलिप सिडनी का। फिलिप सिडनी का वर्क था। 1580 में इसको लिखा गया था, 1595 में ये पब्लिश हुआ था। फिलिप सिडनी का वर्क था दी डिफेंस ऑफ पोएजी करके, जो कि 1580 में लिखा गया, 1595 में इसको पब्लिश कराया गया। और इसका अदर टाइटल एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, क्या था? एन अपॉलजी फॉर पोएट्री करके था, जो कि आंसर था किसके वर्क का? स्टीफन गोसुन ने एक वर्क लिखा था स्कूल ऑफ अब्यूज करके। उनका वर्क क्या था? स्कूल ऑफ अब्यूज करके था। उसके रेफरेंस में ये, उसके आंसर में ये जो इन्होंने वर्क लिखा थी डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा था इन्होंने, यानी कि एन अपॉलजी ऑफ पोएट्री करके लिखा था। इसका दूसरा नाम क्या था? एन अपॉलजी ऑफ पोएट्री करके। आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर बात करें, इसी में जो ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि टिंटन एवे के लिए जाने जाते हैं और रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। जॉन कीट्स भी रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। 5 ग्रेट रेड्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा बात करें, आई थिंक ऑफ ब्यूटी भी इनका जो है आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस वर्क है। और लॉर्ड बायरन किसके लिए जाने जाते हैं? इनका एक वर्क आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए भी यहाँ पे काम दिया जा रहा है, तो आप भी ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर लॉर्ड बायरन सर्च करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम से कम उनके 2-3 वर्क तो आप वहाँ से देख ही लेंगे पहली नज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। जो इंट्रोडक्शन है गीतांजलि का, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ये लिखा गया था W.B. ईट्स के द्वारा, विलियम बटलर ईट्स। फुल नेम क्या था इनका? विलियम बटलर ईट्स था। और विलियम बटलर ईट्स की अगर बात की जाए तो 1923 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1923 में। और ये आयरिश हैं, इनको स्लीगो पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लीगो पोएट भी इनको कहा जाता है, स्लीगो पोएट, ठीक है। और 1925 में मिला था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था। नोबेल प्राइज की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और रही बात ये जो W.B. ईट्स के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया था, तो गीतांजलि से रिलेटेड अगर यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो गीतांजलि वर्क किसका था? रविन्द्रनाथ टैगोर का था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको पहले लिखा था, गीतांजलि को बंगाली में लिखा था 1910 में। बंगाली में लिखा था 1910 में, ठीक है। 1910 में लिखा था। और इसमें 156 या 157 पोम्स आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम 157 लिख रहे हैं, ठीक है। 156 पे अगर आपको दिया हो, 156 या 157 में से जो भी आपको दिया हो, आपको वो टिक करते हुए चलना है। और मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा कि बंगाली में कितनी पोम्स लिखी गई थी, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश में कितनी पोम्स लिखी गई थी। और 1912 में जो है इसी का इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। तब इसमें कितने थे? अगर तब की बात की जाए इंग्लिश में 1912 में, तब इसमें 103 पोम्स थी, ठीक है। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है 103। और नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए पहले जो है नॉन यूरोपियन थे ये, यानी कि पहले एशियन हम बोल सकते हैं। और 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1913 में नोबेल प्राइज़। किसकी बात कर रहे हैं हम? R.N. टैगोर की बात कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में और डेथ हुई थी 1941 में। लाइफ स्पान भी हमने बता दिया यहाँ पे 1861 से लेके 1941 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यहीं पे बात कर लेते हैं, T.S. इलियट हैं। T.S. इलियट यानी कि वेस्टलैंड वाले, वेस्टलैंड जो इनका आपने सुना होगा दी वेस्टलैंड, जो कि 5 सेक्शंस हैं जिसमें, और 5 सेक्शन से रिलेटेड हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है VGFDW करके, ठीक है। और रही बात
टी.एस. इलियट की, थॉमस स्टर्न इलियट इनका फुल नेम है, और इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है 1948 में। कब मिल रखा है? 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इसके अलावा एजरा पाउंड इनके मेंटोर थे। इनके लिए इन्होंने जो है जो वर्ड यानी कि यूज कर रखा है, या जो फ्रेज बोल सकते हैं, इल मिग्लियोर फेब्रियो करके, बेटर क्राफ्टमैन करके, ठीक है। और आई.ए. रिचर्ड्स की अगर हम बात करें तो आई.ए. रिचर्ड्स किसके लिए जाने जाते हैं? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं 1923 में। और मीनिंग ऑफ मीनिंग करके, द मीनिंग ऑफ मीनिंग करके भी है 1923। तो ज़्यादा डिटेल में आप बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। बहुत से साथी हमारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे अगर ज़्यादा पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी आदत पहले से ही है कि पूरे ऑप्शंस को यहाँ पे कवर करने की। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। जो नए नए साथी आते हैं जिन्होंने कुछ यानी कि टू दी पॉइंट पढ़ने की आदत है, तो उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। वो कहेंगे ये क्या बता रहे हैं करके। तो बहुत सारे वर्क्स जो हैं सेम टाइटल वाले भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उनका जॉनर अलग होता है, कोई नोवेल होता है तो कोई पोइट्री होगा, तो यानी कि कोई पोम होगा, ठीक। तो अलग अलग जॉनर में भी लिखा जाता है, सेम टाइटल्स भी रहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इन विच ईयर वाज फील्डिंग्स नोवेल अमीलिया फर्स्ट पब्लिश? जो अमीलिया था इनका वर्क, वो कब पब्लिश हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1751। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए। उससे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करा लें। 1743 आ रहा है पॉइंट, तो 1743 को आप 1843 कर लीजिए। और 1843 में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब बने थे क्या? पोइट लॉरिएट। इनसे पहले 1813 में बने थे रॉबर्ट सदे। 1843 में उनकी डेथ हो गई थी 1814 में, रॉबर्ट साउदी जिनको आप बोलते हैं। और 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे पोइट लॉरिएट। और 1843 से 1850 तक रहते हैं। 1850 में इनकी भी डेथ हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। और 1850 से लेके 1892 तक लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोइट लॉरिएट रहते हैं हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन करके, ठीक है। और 1742 आ रहा है, तो 1742 को कैसे याद कर सकते हैं? 1642 करके। और 1642 में जो है थिएटर्स वर क्लोज डाउन इन इंग्लैंड। आपको ये याद होना चाहिए, थिएटर्स जो है बंद कर दिए गए थे। तो ये मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी कि वो प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, डार्विनिज्म, पेजेंट्स मूवमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 4 ऑप्शन हमारे पास है। हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके हो जाएगा। जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित किससे हुए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति जो है इसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। और इसका स्लोगन क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा करके, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी करके था इसका जो स्लोगन था। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 21, हु हैड रिटन द नोवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? तो ये आर के नारायण ने लिखा था, राजा राव ने, मुल्कराज आनंद ने, या अमिताभ घोष ने। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर हमारा है दी प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस करके ये नोवेल जो है ये है मुल्कराज आनंद का। और मुल्कराज आनंद की अगर हम बात करें
तो इनके लिए बहुत सारे जो है टाइटल यूज किए जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। इनका एक वर्क है अनटचेबल, उस पर आधारित क्वेश्चंस लगभग 75 के आसपास हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं। उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता, अगर आप उस वर्क को क्लियरली देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको मुल्कराज आनंद से रिलेटेड भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। तो मुल्कराज आनंद की बात करें तो 1905 से 2004 तक 2004 इनका लाइफ स्पैन है। 1905 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनके लिए अगर बात करें, इनको साहित्य अकेडमी कब मिला? इनको साहित्य अकेडमी मिला इसके लिए इस वर्क के लिए नहीं, सॉरी, मुल्कराज आनंद को जो है साहित्य अकेडमी कब मिला, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो साहित्य अकेडमी इनको मिला 1971 में। मॉर्निंग फेस करके था इनका, उसके लिए मिला था। और पद्म भूषण भी मिला था इनको। पद्म भूषण मिला था इनको 1968 में, ठीक है। पद्म भूषण 1968 में मिला था। ये चीज़ भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। पद्म भूषण 1968, साहित्य अकेडमी 1971 में, और इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था 1953 में। और इनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मुल्कराज आनंद को चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया या फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल के नाम से जाना जाता है, मुल्कराज आनंद। 1905 में इनका जन्म, 2004 में इनकी डेथ। और अनटचेबल हमने बताया कब पब्लिश हो रखा है, ये आपको बताना है। और इसमें प्रोटेगनिस्ट कौन है अनटचेबल में, ये भी आप जरूर बताएगा। ये जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर इनके आंसर आपको नहीं आते हैं तो आप जरूर सर्च कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं रैंडमली आपको सीधे सीधे जो है उत्तराखंड लेक्चर इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करें, आर के नारायण का वर्क था दी गाइड करके, 1958 में रिटर्न है। और जो है उसके लिए 1960 में इनको भी साहित्य अकेडमी मिला था। साहित्य अकेडमी कब मिला था इनको? 1960 में मिला था आर के नारायण को दी गाइड के लिए। और राजा राव को भी साहित्य अकेडमी मिला था। राजा राव को साहित्य अकेडमी कब मिला था? 1964 में मिला था दी सरपेंट एंड दी रोप के लिए, दी सरपेंट एंड दी रोप के लिए। और जो कि इनका राजा राव का जो है सेकंड नोबेल था। तो फर्स्ट नोबेल क्या था राजा राव का, ये आपको बताना है। फर्स्ट नोबेल क्या था राजा राव का? अगर मैं सही हूँ तो गांधीयन फिलोसॉफी पे आधारित है, तो आप जरूर आंसर दीजिएगा कौन सा जो है पहला नोबेल था राजा राव का। सेकंड नोबेल की हम बात कर रहे हैं दी सरपेंट एंड दी रोप, जो कि 1960 में पब्लिश है और 1964 में साहित्य अकेडमी मिला है। आर के नारायण की हमने बात कर ली गाइड करके 1958, जो कि उसके लिए 1960 में साहित्य अकेडमी मिला। अमिताभ घोष से रिलेटेड आप बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इंडियन जितने भी राइटर्स हैं अधिकतर राइटर्स हमने कवर कर रखे हैं। उत्तराखंड लेक्चरर जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमने लास्ट टाइम भी कवर कराया था, उसको एक नए जो है क्रम में यहाँ पे हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमें टाइम मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, वॉज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो जॉन कीट्स के द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो एडोनिस करके है। और एडोनिस जो है पर्सी वीसी शैले यानी कि पीबी शैले ने लिखा है। इसको इनकी डेथ पे लिखा है पीबी शैले ने। किसकी डेथ पे लिखा है? जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा है, ठीक है। इनकी डेथ पे लिखा है, तो समझ ही गए होंगे डेथ पे लिखा है यानी कि एलेजी करके एलेजी लिखी जाती है किसी की डेथ पे। अगर जब लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पोइट्री की जब अगर बात करें तो प्रोज में क्या लिखा जाता है तो उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। 1850 में पोएट लॉरेट कौन बनते हैं? तो हमने बताया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बनते हैं। कब से कब तक बनते हैं? 1850 से लेके 1892 तक बनते हैं, ठीक है। और 1850
तक कौन रहते हैं? 1843 से ये विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं। और इनसे पहले कौन रहते हैं? रॉबर्ट सदे, यानी कि 1813 से लेके 1850 तक रहते हैं। कौन? रॉबर्ट सऊदी जिनको बोलते हैं, ठीक है, रॉबर्ट सदे, ठीक। ये 1813 में बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं 1843 में। और 1850 में कौन बनते हैं? लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगेटिव कैपेबिलिटी जो है ये एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? तो जॉन कीट्स हो जाएगा। ऑलरेडी ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, लेट्स गो देन यू एंड आई करके है। और ये जो लाइन है ये टी.एस. इलियट हु रोड दीज लाइन, ये किसने लिखी है? तो टी.एस. इलियट ने लिखी है। इनका वर्क क्या है, कौन सा वर्क है? वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक करके है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915 में पहली बार पब्लिश होता है और बाद में 1917 में ये पब्लिश होता है। तो इसमें थोड़ा सा आगे टाइटल में ऐड किया जाता है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस करके, तब 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ सोहराब एंड रुस्तम? तो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं इसके, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं। और ये सोहराब एंड रुस्तम कब पब्लिश हो रखा है? ये इसकी अगर बात करें 1853 में, ठीक। अरविंद अडिगा, डिगा अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर, इन पे भी बना रखे हैं वीडियो ऑलरेडी, वॉच ज़रूर कीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोम बाय कमला दास? कमला दास की पोम नहीं है। तो कमला दास के जो नाम है, अदर नेम जो हैं माधवी कुट्टी, ठीक है। और ये तो इनका पेन नेम है, माधवी कुट्टी इनका रियल नेम है वैसे बात करें तो मलयालम में। और कमला दास इनका पेन नेम को इलियास भी बोला जाता है, सोब्रिकेट भी बोला जाता है। और सुरैया बेगम बाद में जब इस्लाम अपनाती हैं तब का नाम है इनका। और इनकी पोम जो है क्लास 12th में भी है, दी माई मदर एट 66 करके। और इसके अलावा दी 6 इनकी पोम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी इनकी है। हॉट नून इन मालाबार करके भी इनकी है। जेजुरी करके इनकी नहीं है, तेजुरी जो देखा है जेजुरी करके है, या अरुण कोलात्कर की है, ठीक है। जेजुरी किसकी है? अरुण कोलात्कर की है ये, ठीक है, अरुण कोलात्कर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके। ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड जो है ये द प्रील्यूड है, ठीक है। और प्रील्यूड को कब लिखा गया है? 1905 और पब्लिश हो रखा है। इसका ठीक उल्टा कर देना 1950 में, पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ इनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा, ठीक है, 1950 में। इसी का जो है अदर टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। टिंटन एबे जो है पहली पोम है उसकी लिरिकल बैलेट की, सॉरी लास्ट पोम है सॉरी, टिंटन एबे। फर्स्ट पोम जो है कॉलरिज की है, एन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर करके, ठीक। और ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और लाइडेमिया भी इन्हीं के वर्क हैं, ठीक। वर्ड्सवर्थ की बात चल रही है। आगे देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं, बर्चेज करके है। और बर्चेज में फेमस लाइन है, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव करके, अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव करके है। और ये पब्लिश किस में हो रखा है पूछा जा रहा है, तो माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हो रखा है। लेकिन अगर बात की जाए इससे पहले की, तो पहले 1915 में, अगस्त 1915 में जो है ये जो है द रोड नॉट टेकन, जो कि क्लास 9th में है इनकी एक पोम NCERT, तो उसके साथ ये पब्लिश हुई थी अटलांटिक मंथली में 1915 में। बाद में माउंटेन इंटरवल में जो है पब्लिश हो रखी है कब? 1916 में।
माउंटेन इंटरवल में कब हो रखी है, 1916 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ इनको मिलता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ जो है मेन क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो विलियम वर्ड्सवर्थ की हम बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी जो हमने बताया था, जिनको 1813 में पोएट लॉरेट जो बने थे, इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लेक पोएट भी कहा जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, लगभग यहाँ पे 16 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और एक्सप्लेनेशन भी अपनी तरफ से बेहतरीन उसका देने की कोशिश की गई। तो आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे साथी जो है, मैं अभी आपको अगर इसका चैनल के उस पर जाऊँगा तो जो पूरी डिटेल निकाल के, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे साथी वॉच तो करते हैं वीडियोज़ को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक से बढ़कर एक मज़ेदार जो है वीडियोज़ यहाँ पे हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कंटेंट भी अगर उत्तराखंड में बात करें, लिटरेचर में आप देखिएगा एक से बढ़कर एक वीडियोज़ यहाँ पे, बेशक इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद उत्तराखंड एलटी का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था और उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए थे। और लेक्चरर में भी हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, यहाँ पे पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी। तो उसके लिए आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।